हमने वेक्टर्स में डॉट प्रोडक्ट कंप्लीट कर लिया था और आज हम पढ़ने वाले हैं क्रॉस प्रोडक्ट। तो हेडिंग लगा दीजिए, क्रॉस और वेक्टर प्रोडक्ट। अब इसमें देखो, लेट ए एंड बी be any two vectors and the angle between them is theta. Now n cap be the unit vector perpendicular to the plane where a and b vector lies। तो ये तो थ्योरी हो गई। अब इससे हुआ ये कि इनके कहने का जो पर्पज़ है वो ये है कि सपोज़ हमारे पास एक प्लेन है, इस प्लेन में एक वेक्टर है ए, एक वेक्टर हमने ले लिया सपोज बी, इन दोनों के बीच में एंगल हो गया थीटा। तो यहाँ पे एक एन कैप आपने डिफाइन किया। ये जो एन कैप है ये इस पूरे प्लेन की डायरेक्शन को शो करेगा, यानी इस पूरे प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। ठीक, तो यहाँ से ए क्रॉस बी इक्वल टू फॉर्मूला जनरेट हुआ मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा एन कैप, इक्वेशन 1। ये सबसे बड़ी सोचने वाली बात है। यहाँ जो एन कैप है वो आपको प्लेन की डायरेक्शन शो करके दे रहा है। अब यहाँ पे इस डायरेक्शन की ही बात कर लेते हैं पहले कि जो प्लेन की डायरेक्शन है कैसे कैसे शो होगी और उसमें क्या क्या डिफरेंस आ सकते हैं। डायरेक्शन ऑफ एन कैप। तो अब इसमें देखो, यहाँ पे आपके पास एक वेक्टर ए, आपके पास दूसरा वेक्टर है बी। बीच में एंगल हो गया इनका थीटा। अब यहाँ जो एन कैप आपको मिला वो परपेंडिकुलर टू द प्लेन मिला। तो इसको हम ऐसे समझेंगे, ठीक है, सिंपल वे से समझते हैं कि यहाँ पे आप अपना जैसे बोल्ट होता है ना हमारा, तो बोल्ट के बारे में हम क्या करते हैं कि अगर हमें किसी बोल्ट को, ठीक है, कसना है, ठीक है, तो अपन उसको क्लॉकवाइज घुमाना स्टार्ट करेंगे, यानी कि इस साइड। तो जब इस साइड घुमाना स्टार्ट करेंगे तो वो जब लास्ट में जाके फिक्स हो जाएगा उस जगह पे, तो पीछे की बैक साइड में निकल जाएगा। मतलब एक होगा फ्रंट में, एक होगा बैक में। तो जैसे सपोज करते हैं कि आपके पास मान लो ये कोई प्लेन है और इस प्लेन में हमने उसको पंच किया यहाँ इस किसी पॉइंट पे। तो पंच करने पे मतलब उसको फिक्स करने पे यानी कसने पे ये इस बैक साइड में दिखना स्टार्ट कर देगा। ठीक, तो ये इसका बैक साइड है। और ये कब ऐसा हुआ? जब आपने उसे क्लॉकवाइज घुमाना स्टार्ट किया। अच्छा, फिर इसी पॉइंट पे, पॉइंट कोई भी हो सकता है, एक फ्रंट में होगा, ये इसकी फ्रंट साइड है। फ्रंट साइड है मतलब हम बोल्ट को खोल रहे हैं, ठीक है, ये था हम उसे बंद कर रहे हैं और ये हम इसे ओपन कर रहे हैं बोल्ट को। ये बोल्ट ओपन हो रहा है और ये क्लोज हो रहा है। अब जब ओपन किया होगा तो हमने उसे 100% एंटी क्लॉकवाइज घुमाया होगा। तो यहीं से हमें चीज़ें समझनी है। तो अब देखिए, जब आप उसे क्लॉकवाइज घुमाएंगे
यानी कि वो बैक में दिखेगा, तो इसका मतलब है वो नेगेटिव साइन के साथ होगा, बट रहेगा परपेंडिकुलर टू द प्लेन ही, क्योंकि वो बैक में चला गया, फ्रंट में नहीं दिखाई दे रहा। रहेगा परपेंडिकुलर लेकिन बैक में है तो नेगेटिव साइन। अगर हमने उसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाना स्टार्ट किया तो अब वो पॉजिटिव साइन के साथ आएगा और आपको फ्रंट में दिखेगा, परपेंडिकुलर टू द प्लेन। तो ये इसके साइन की कहानी है कि जब क्लॉकवाइज घुमाना स्टार्ट करोगे तो नेगेटिव साइन देगा, ठीक, और जब क्या कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज घुमाना स्टार्ट करोगे यानी कि उसे ओपन करोगे बोल्ट को, तो वो पॉजिटिव साइन देगा, ठीक। नेक्स्ट आगे बढ़ते हुए, अब जैसे हमने इसकी, जैसे मान लो इफ़ ए एंड बी be any two vectors and they are multiply by cross product and थीटा इज नॉट गिवन। मान लो उन्होंने बोला कि थीटा नहीं दे रहे हम आपको, ए और बी का मल्टीप्लाई करके दिखाओ, तो क्या होगा कि आप इसे कंपोनेंट की फॉर्म में दिया होगा, जो भी दिया हो इन्होंने वो कंपोनेंट की फॉर्म में होगा, अगर एंगल नहीं दिया है तो। अब उन्होंने बोला मल्टीप्लाई करो, तो इसके मल्टीप्लाई जैसे ए डॉट बी का था ना, आई का आई में, जे का जे में, के का के में, इसमें वैसा नहीं होगा। इसमें हमें ए क्रॉस बी निकालना है, तो हम करेंगे डिटर्मिनेंट बनाएंगे आई जे के। यहाँ पहले जो वेक्टर, जैसे ए पहले है तो उसके कंपोनेंट पहले ले लेंगे और बी बाद में है तो उसके कंपोनेंट बाद में ले लेंगे। सिमिलरली ऐसा ही जब बी क्रॉस ए होगा तो बी के पहले ले लेंगे और ए के बाद में ले लेंगे। तो इसको हम डाल देते हैं इक्वेशन 2, इसकी ज़रूरत हमें पड़ जाएगी अभी आगे, ठीक। अब हम आते हैं, ये तो मल्टीप्लिकेशन हो गया। अब हम आते हैं इनकी प्रॉपर्टीज़ पे। अब हम बात करेंगे कि इनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो क्या होती हैं, तो हेडिंग लगा देंगे प्रॉपर्टीज़। प्रॉपर्टीज़ में हमने पहली प्रॉपर्टी ली, ए क्रॉस बी इज़ नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, या फिर ए क्रॉस बी इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए, ठीक। अब सवाल पैदा होता है ऐसा क्यों? देखो सिंपल लॉजिक है, आप इसको ऐसे समझ लीजिए, हमारे पास एक वेक्टर है ए, एक वेक्टर था बी, इनके बीच का एंगल हो गया थीटा। और अब जरा आगे की बात ध्यान से सुनना जो अब आपको बताई जा रही है। जैसे मैं ए से बी की तरफ चलना स्टार्ट करूं, ठीक, तो मैं गया ए से बी की तरफ इधर, ठीक। तो ए से बी की तरफ मैं जा रहा हूं, मतलब मैं क्लॉकवाइज जा रहा हूं, यानी कि मेरा जो एन कैप है वो क्लॉकवाइज होगा, ठीक है। प्रेजेंट कंडीशन के हिसाब से अगर हम बात करें, हम ए से बी की तरफ जा रहे हैं तो हम क्लॉकवाइज जा रहे हैं, क्लॉकवाइज जा रहे हैं, इसका मतलब है कि एन कैप यहाँ पे 100% माइनस एन कैप के इक्वल होगा, ठीक है ना। मतलब एन कैप यूज़ ना करके माइनस एन कैप यूज़ करना पड़ेगा। और अगर आप बी से ए की तरफ जा रहे हैं तो इसका मतलब आप एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं, तो यानी कि अब वो एन कैप ही रहेगा। तो अगर ए क्रॉस बी की हम बात करें तो ये तो भाई नेगेटिव आ रहा होगा उस हिसाब से। जब हमने इसमें फॉर्मूला लगाया तो एन कैप की जगह क्या यूज़ करना था, माइनस का। अब आपने सपोज़ माइनस यहाँ पे नहीं लगाया, तो जरा बी क्रॉस ए की बात कर लेते हैं, ये आपका ए क्रॉस बी हो गया। अब आपने बी क्रॉस ए निकाला, कोई फ़र्क नहीं पड़ा यहाँ तक, लेकिन ये एन कैप है। अब आप खुद ही सोचो कि दोनों इक्वल होंगे नहीं, क्योंकि ये नेगेटिव आ रहा होगा, ये पॉजिटिव आ रहा होगा। तो अगर हम चाहते हैं कि ये बी क्रॉस ए क्रॉस बी के इक्वल आ जाए, तो या तो मुझे माइनस यहाँ लगाना पड़ेगा या यहाँ लगाना पड़ेगा। इसीलिए मैंने यहाँ पे एक माइनस लगा के बताया कि ए क्रॉस बी क्रॉस ए के डायरेक्टली इक्वल नहीं होता, हमें उसे अगर इक्वल करना है तो हमें माइनस साइन लेना पड़ेगा, ठीक। इसी वजह से ऐसा हुआ, ठीक। सेकंड पॉइंट, सेकंड प्रॉपर्टी। अब देखो आई क्रॉस आई क्या होगा, जे क्रॉस जे क्या होगा और के क्रॉस के क्या होगा, तीनों ज़ीरो होंगे। क्यों होंगे? जैसे सपोज करिए मैंने आई क्रॉस आई लिया, आई क्रॉस आई इज़ मॉड ऑफ आई
साइन थीटा मतलब साइन जीरो और एन कैप 1 × 1 × 0 × n कैप आंसर इज 0। सेम रीज़न फॉर जे क्रॉस जे एंड के क्रॉस के। तीसरी प्रॉपर्टी पे आते हैं। आई क्रॉस जे क्या बनेगा, जे क्रॉस के क्या बनेगा, के क्रॉस आई क्या बनेगा, एंड सिमिलरली जे क्रॉस आई क्या बनेगा, के क्रॉस जे क्या बनेगा, फिर आई क्रॉस के क्या बनेगा। तो देखिए ये बन जाएगा के कैप, ये बन जाएगा आई कैप, ये बन जाएगा जे कैप, ये बन जाएगा माइनस के कैप, ये माइनस आई कैप और ये माइनस जे कैप। अब वही सवाल कैसे, एक कर लेते हैं सॉल्व। हमने आई क्रॉस जे लिया। अब देखो हम जानते हैं कि हमारे पास म्यूचुअली परपेंडिकुलर तीन एक्सेस हैं, एक्स वाई एंड जेड। एक्स आई को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जे को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये वाला के को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक, आप जा रहे हो आई से जे की तरफ, आई से जे की तरफ जा रहे हो मतलब कि आप चल रहे हो एंटी क्लॉकवाइज। तो अब ऐसे चलते हुए हमें क्या करना है। अच्छा दूसरी बात, इनके बीच का एंगल कितना है 90। फॉर्मूला लगाया, मैग्नीट्यूड ऑफ आई मैग्नीट्यूड ऑफ जे साइन 90 और एन कैप क्या आएगा। तो देखो आई और जे में हम जा रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज, तो इस दोनों पे इस प्लेन पे परपेंडिकुलर कौन है, इस प्लेन पे परपेंडिकुलर है जेड और जेड रिप्रेजेंट बाई के कैप। तो 1 × 1 × 1 × के कैप आंसर इज प्लस के कैप। अब यहीं पे हम इसमें चेंज कर दें, सपोज हमने ले लिया जे क्रॉस आई, फॉर्मूला सेम लगेगा, एंगल भी सेम रहेगा, लेकिन यहाँ क्या डिफरेंस आएगा। अब आप घूमने लगेंगे, जब आप जे से के की तरफ जाएंगे तो क्लॉकवाइज। तो अब ये बैक साइड में परपेंडिकुलर कौन होगा, तो जेड भी दो होंगी, एक पॉजिटिव नेगेटिव, मतलब फ्रंट में जो दिख रही है वो पॉजिटिव, बैक में जो दिख रही है वो नेगेटिव। तो अब आप जब जे से आई की तरफ चलेंगे तो आप माइनस जेड कंसीडर करना पड़ेगा, यानी कि माइनस के कैप। तो 1 × 1 × 1 × माइनस के कैप, द आंसर इज माइनस के कैप। तो यहाँ क्यों क्या डिफरेंस था, और ये डायरेक्ट भी आपको दिख रहा होगा। आई क्रॉस जे, जैसा मैंने अभी बताया, ए क्रॉस बी माइनस बी क्रॉस ए के इक्वल है, तो आई क्रॉस जे अगर है तो वो माइनस जे क्रॉस आई के इक्वल होना चाहिए। अगर आई क्रॉस जे के है तो वो दूसरा वाला ऑब्वियस है, माइनस के होना ही होगा। ठीक, इसको नोट कर लीजिए। आगे नेक्स्ट प्रॉपर्टी भी चल 4। जैसे मान लो मैंने लिखा ए क्रॉस एम बी, यहाँ पे एम कोई स्केलर है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं एम ए क्रॉस बी, ऐसे भी लिख सकते हैं एम ए क्रॉस बी, वेयर एम इज एनी स्केलर या कांस्टेंट। यानी जैसे एक एग्जाम्पल से हम इसको समझ लेते हैं। मान लो दिया हुआ है ए इक्वल टू 2i माइनस 3j प्लस 4k, बी आपको सपोज गिवन है आई प्लस जे माइनस 3k, एंड स्मॉल एम इक्वल टू हमने 2 दे दिया। द फाइंड ए क्रॉस 2b, 2a क्रॉस b एंड 2 × a क्रॉस b। तो इससे एक तो ए क्रॉस बी निकालना भी आ जाएगा और सारी चीज़ें क्लियर भी हो जाएंगी जो अभी बोली गई हैं। तो करते हैं इस क्वेश्चन को और देखते हैं क्या क्या हो सकता है यहाँ पर, या जो हमने बताया है वो कैसे जस्टिफाई है। तो आप क्या करोगे कि आपने निकाला, यहाँ पे सारी वैल्यू प्लेस कर लो। पहले ए निकाल लो 2i माइनस 3j प्लस 4k, फिर आपने यहाँ पे 2b की ज़रूरत पड़ेगी, पहले b रख लो, फिर अब निकाल लो 2a, ये हो जाएगा 4i माइनस 6j प्लस 8k, फिर 2b भी निकाल के रख लो, ज़रूरत पड़ेगी 2i प्लस 2j माइनस 6k। अब आगे का कार्यक्रम स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम निकालते हैं ए क्रॉस बी, निकाल के रख लेते हैं। कैसे बताया था, आई जे एंड के, पहले जो आ रहा है इसको कंपोनेंट पहले, तो पहले ए आ रहा है 2 माइनस 3 4, अच्छा साइन के साथ लेने हैं, प्लस का है तो प्लस का, माइनस का है तो माइनस का, और बी है आपके पास 1 1 माइनस 3, तो आई
ये आपने सॉल्व किया, ये हो गया आपके पास 9 माइनस 4 माइनस जे, यहाँ सॉल्व किया -6 माइनस 4 एंड के विच इज़ 2 माइनस माइनस प्लस 3। 9 माइनस 4 5i हो गया, ये हो गया आपके पास 10j, ये हो गया 5k। ये आपकी a क्रॉस b की वैल्यू आ गई। अब मुझे चाहिए a क्रॉस 2b, तो मैं निकालूंगा a क्रॉस 2b, यानी यहाँ पे अपन ij के लेके चलेंगे, यहाँ a के कंपोनेंट लेके चलेंगे 2 माइनस 3 4, और यहाँ b के ना लेके 2b के लेंगे, यानी कि ये वाले, तो आ जाएगा 2 माइनस 6। सॉल्व कर लेंगे इसको, i ये हो गया 18 माइनस 8, यहाँ अपना j का हो जाएगा -12 माइनस 8 एंड k का हो जाएगा 4 माइनस माइनस 6। तो ये हो गया आपके पास 10i प्लस 20j और प्लस 10k। यहाँ से अपन 10 कॉमन लेके रख लेंगे, i प्लस 2j प्लस k, और इस वाले में हम 5 कॉमन लेके रख लेते हैं, i प्लस 2j और प्लस k। आते हैं हम 2a क्रॉस b पे, और मैं यहाँ पे 2a रखूँगा, i j k। तो अपने 2a क्या था 4 माइनस 6 8 एंड b कितना है 1 1 माइनस 3, कर लो मल्टीप्लाई। ये हो गया आपके पास 18 माइनस 8, ये हो गया 12 माइनस 8 और ये हो गया 4 माइनस माइनस प्लस 6। तो यहाँ आ गया आपके पास 10i प्लस 20j प्लस 10k। 10 आ गया कॉमन, i प्लस 2j प्लस k। ठीक, सारी चीज़ें आ गई। अब देखो, ध्यान देना इस बात पे जो अब बताने जा रहा हूँ मैं। यहाँ पे 2a क्रॉस b इज़ 10i प्लस 2j प्लस k। फिर a क्रॉस 2b विच इज़ सेम, एंड इसके बाद a क्रॉस b जो था वो हमने 2a, हमसे 2 वाला पूछा है। ठीक, तो 2a क्रॉस b, तो यहाँ 2 इंटू 5i प्लस 2j प्लस k, क्योंकि a क्रॉस b की वैल्यू जो आपने निकाली है वो 5 के मल्टीप्लाई में और यहाँ 2 का मल्टीप्लाई, तो ये भी देखो सेम आ गया। तो वो यही कह रहा है कि a क्रॉस b 2a क्रॉस b मतलब 2 का मल्टीप्लाई a क्रॉस b में कर लो, चाहे 2a क्रॉस b निकाल लो, चाहे a क्रॉस 2b निकाल लो, सबका एक ही मतलब है। आप जैसे चाहे उसे कर लें, सबसे आंसर सेम आएगा। अब इस चीज़ का हम लोग बाद में यूज़ भी करेंगे। ठीक है, ये कहने का इस प्रॉपर्टी का मीनिंग था। ठीक, नेक्स्ट आगे बढ़ते हुए 5th प्रॉपर्टी क्या कहती है, इफ़ a एंड b be any two vectors, then a parallel to b और a is collinear to b, then तो एक तो अपना वो मेथड था a इक्वल टू लेमडा बी, एक और मेथड आ गया a क्रॉस b इक्वल्स टू 0। ठीक है, क्योंकि मतलब a क्रॉस b जो आपका मिल रहा है आपको, वो कोलिनियर दिखाना हो या पैरेलल दिखाना हो तो हम ये मेथड से भी जा सकते हैं। अब इसको ऐसे याद रखो कि अगर परपेंडिकुलर बोला जाएगा तो डॉट प्रोडक्ट ज़ीरो करना है, और अगर पैरेलल या कोलिनियर बोला जाएगा तो क्रॉस प्रोडक्ट ज़ीरो करना है। ठीक, इसको हम जस्टिफाई भी अभी करेंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब इसी में मैं एक चीज़ मेंशन करता हूँ जो आगे बड़ा काम आने वाली है। if 3 points
ए बी सी आर कोलिनियर, देन तो आप तब क्या करोगे, ए बी निकालोगे, बी सी निकालोगे और उसका क्रॉस प्रोडक्ट जीरो दिखा दोगे, या फिर बी सी निकालोगे, सी ए निकालोगे और उसका क्रॉस प्रोडक्ट जीरो दिखा दोगे, या फिर सी ए निकालोगे, ए बी निकालोगे और उसका क्रॉस प्रोडक्ट जीरो, मतलब तीनों में से कुछ भी कर लो, अगर जीरो आ जाता है तो दे आर कोलिनियर टू ईच अदर। ठीक, इसमें भी सेम लॉजिक ही आपने लगाया हुआ है कि जैसे हमारे पास ए पॉइंट है, ए एक बी हो गया, एक सी हो गया। अब आपने इसमें लॉजिक क्या पकड़ा हुआ है कि एक तो आपने ए बी वेक्टर बना दिया, एक बी सी वेक्टर बना दिया। आप खुद ही देख सकते हैं कि ए बी और बी सी की डायरेक्शन सेम है, मतलब ये पैरेलल में चले गए या कोलिनियर बोल दीजिए। तो यहाँ पे वही लॉजिक यहाँ क्रिएट हुआ है कि अगर ये ए बी ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है और दोनों आपस में पैरेलल हैं या कोलिनियर हैं, तो ए क्रॉस बी इक्वल टू ज़ीरो। तो यही तो यहाँ किया था, वही हमने यहाँ किया हुआ है पॉइंट की फॉर्म में। ठीक, ये ध्यान रखना है इस चीज़ को। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब प्रॉपर्टीज़ के बाद आता है और आप हेडिंग लगा देंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। अब हम इसकी बात करेंगे तो लिखेंगे कि इफ़ ए कॉमा बी कॉमा सी बी द वर्टिसेस ऑफ ए ट्राइंगल ए बी सी, देन एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इक्वल्स टू 1/2 मॉड ऑफ ए बी क्रॉस बी सी, या फिर 1/2 मॉड ऑफ बी सी क्रॉस सी ए, या फिर 1/2 मॉड ऑफ सी ए क्रॉस ए बी। ठीक, ये आपने यहाँ पे फॉर्मूला लगाना है कि ए बी क्रॉस बी सी निकाल लो, उसका मैग्नीट्यूड निकालो, डिवाइड बाई 2 करो, दैट इज द एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब है क्या, यहीं पे एक चीज़ मैं मेंशन कर दे रहा हूँ जो ऊपर समझा के आए थे, वो मुझको जस्टिफाई करना है कि अगर वो बोल रहा है कि इफ़ ए बी सी आर कोलिनियर, और अगर इसने बोला तो इसका मतलब है कि कोई ट्राइंगल जनरेट ही नहीं हुआ। ठीक है, सो देयर आर नो ट्राइंगल बाई ए बी सी इज फॉर्म्ड so that area of triangle ABC इज ज़ीरो, क्योंकि कोलिनियर है तो कोई ट्राइंगल बनेगा ही नहीं, ट्राइंगल नहीं बनेगा तो एरिया क्या निकलेगा, ज़ीरो। और एरिया ऑफ ABC है क्या, 1/2 मॉड ऑफ AB क्रॉस BC इक्वल्स टू ज़ीरो। तो यहाँ से AB क्रॉस BC इक्वल्स टू ज़ीरो आ गया, 2 ज़ीरो में चला गया। अब मॉड हो या ना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि तीनों कंपोनेंट ही आपके ज़ीरो आएंगे तो उनका मैग्नीट्यूड भी ज़ीरो निकलेगा, तो वहाँ से ये आ गया है। तो ये कोलिनियर जो ऊपर उन्होंने बोला था या पैरेलल, वो इसी वजह से हुआ था कि ट्राइंगल का एरिया ज़ीरो हो जाएगा। तो क्यों हो जाएगा, क्योंकि कोलिनियर बन गया, और कोलिनियर होने की वजह से कोई एरिया ट्राइंगल बनेगा नहीं, ट्राइंगल बनेगा नहीं तो एरिया निकलेगा नहीं। नेक्स्ट फॉर्मूला समझते हैं। एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम। ठीक है, तो बना लेते हैं एक ए बी सी डी। ये मान लो ए वेक्टर है, ये मान लो बी वेक्टर है। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है यहाँ पे, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू, तो यहाँ पे ऐसे समझ लो आप, दो ट्राइंगल बन गए, एक ए बी सी और एक ए डी सी, और इसमें जो यहाँ ए बी है वो डी सी के इक्वल रहेगा, पैरेलल रहेगा, और एक बी सी है वो ए डी के पैरेलल रहेगा। तो इसका मतलब है ऊपर वाले का जो एरिया निकलेगा और नीचे वाले ट्राइंगल का जो एरिया निकलेगा, उन दोनों को मिला के हम पैरेललोग्राम का बना लेंगे और दोनों का एरिया सेम होगा। तो यहाँ पे आ जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी क्रॉस बी सी। ये दो कॉन्जिक्यूटिव साइड्स हैं ए बी और बी सी। ठीक है, क्योंकि बी इसमें देखो कॉमन है, तो ए बी और बी सी, तो आप चाहे वो सी डी ये डी सी और ए डी कर लो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, पैरेललोग्राम है, आमने सामने वाली पैरेलल है और डायरेक्शन भी सेम है।
ठीक है ना। तो इस वजह से यहाँ पे 1/2 नहीं आया। यही कन्फ्यूज़न होता है कि कहाँ 1/2 आएगा कहाँ नहीं आएगा। तो वो इसी वजह से नहीं आया, क्योंकि दो ट्राइंगल है, एक ट्राइंगल होता तो हाफ आएगा। दोनों ट्राइंगल के सेम निकल रहे हैं क्योंकि पैरेललोग्राम है, दोनों को जब हम ऐड कर देंगे तो हमें मिल जाएगा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। फिर आता है एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल में क्या है कि हमने मान लो लिया कि लेट अस कंसीडर एक क्वाड्रिलेटरल ABCD। तो एक हमने क्वाड्रिलेटरल ले लिया, कोई भी ले लो तो पैरेललोग्राम जैसा दिखने लगा, मान लो ये ले लिया ABCD। अब इसमें क्या करेंगे हम, इसमें हम दो डायगोनल जनरेट कर लेंगे, एक AC हो गया और एक ये BD हो गया। तो इस डायगोनल को हमने D1 वेक्टर दे दिया नाम, इसको D2 वेक्टर ले लिया। जो कि A और C के मिलने से बना वो D1 हो गया, जो B और D के मिलने से बना वो D2 हो गया। तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल इक्वल टू 1/2 मॉड ऑफ D1 क्रॉस D2। यानी इसमें जो D1 D2 है वो साइड्स नहीं है, वो हैं आपके क्या कहते हैं डायगोनल्स। तो यहाँ पे फिर हाफ आ जाएगा कि हाफ मैग्नीट्यूड ऑफ D1 क्रॉस D2। तो ये आपके हो गए फॉर्मूले, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ ट्राइंगल। एंड ये हो गए आपके पॉइंट्स कि कब जीरो लेना है, कोलिनियर होगा तो जीरो ले लेना है क्रॉस बी को, परपेंडिकुलर होता तो डॉट प्रोडक्ट जीरो दिखाना है। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स हम लोगों ने यहाँ पे समझ लिए हैं क्रॉस प्रोडक्ट के ऊपर। अब हम जाएंगे एक्सरसाइज में और एक्सरसाइज करेंगे कि उसमें कुछ, देखो शुरुआत तो बहुत ही सिंपल है, कुछ एक आध 4-5 क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जो टेक्निकल रहेंगे जिनमें दिमाग मारना होगा, वरना मेरे हिसाब से इस एक्सरसाइज में कुछ खास ऐसा है नहीं जो कि आप नहीं कर पाओगे। फिर भी हम हर टाइप का एक एक क्वेश्चन देखते चलेंगे और कोई डाउट्स आएगा तो उसे भी क्लियर करते चलेंगे साथ के साथ। अब देखिए एक्सरसाइज 24। पहला क्वेश्चन बोला है A क्रॉस B फाइंड करो और मॉड ऑफ A क्रॉस B फाइंड करो। तो एक क्वेश्चन कर लेते हैं उसका। ठीक है, A इक्वल दिया हुआ है I-J+2K एंड B गिवन है 2I+3J-4K। हमने फाइंड आउट किया A क्रॉस B I-J-K 1-1 2 2 3-4। सॉल्व कर लिया डिटर्मिनेंट को, 4-6-J -4 एंड K 3+2। तो ये हो गया तुम्हारे पास -2I, ये हो गया 8J+5K। अब उसने पूछा इसका, ये तो हो गया अपना A क्रॉस B, पूछा A क्रॉस B मैग्नीट्यूड निकालो। तो ये हो गया -2 स्क्वायर 8 स्क्वायर 5 स्क्वायर। सॉल्व कर लो, 464 + 25 मैग्नीट्यूड ऑफ A क्रॉस B इक्वल्स टू, तो ये हो गया आपके पास √93। ठीक है, इस तरीके से हो गया ये। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बोल रहा है, इसके बाकी के पार्ट होमवर्क हो जाएंगे ना। उसके बाद क्वेश्चन सेकंड में आपको गिवन है 2I+6J+14K क्रॉस I-λJ+7K इक्वल्स टू 0 वेक्टर। तो ये तो क्रॉस इन्होंने बोल ही रखा है, आई की जे उसकी लैम्डा की वैल्यू निकालने बोला है। तो आपको जो बोला हुआ है उसको लिख लो। यहाँ पे ये 2 6 14, यहाँ 1 - λ 7। सॉल्व कर लो इसको, ये हो गया 42 + 14 लैम्डा, ये हो गया आपके पास 14 - 14, ये हो गया आपके पास -2 λ - 6 इक्वल्स टू
ज़ीरो वेक्टर इन द सेंस 0i 0j, कोई नल वेक्टर बताया था ना डेफिनेशन में, वो है ये। अब दोनों तरफ कंपेयर हुआ, कंपेयर बराबर वालों में होता है आई का आई के साथ, 42 + 14 लैम्डा इक्वल्स टू 0। अच्छा 0, ये 14 - 14 0 हो गया, तो इसका कोई कंपेरिजन का मतलब नहीं, सीधे के पास आओ, 2 लैम्डा - 6 इक्वल टू 0। अब लैम्डा की दोनों से वैल्यू सेम आनी चाहिए, तो ये भी यहाँ से भी -3 आएगी और इससे सॉल्व करोगे तो भी -3 आएगी। अगर दोनों में से एक भी अलग आ गई, इसका मतलब है या तो क्वेश्चन मिस्टेक हुई है, दी है आपको, या आपने कोई गलती कर दी। ठीक, दोनों सेम आना चाहिए। फिर बोला हुआ है थर्ड वाले में कि A क्रॉस B निकालो और वेरीफाई करो, पहला पॉइंट, A और A क्रॉस B परपेंडिकुलर है। यानी इसमें मैं आपको हिंट दे दे रहा हूँ, इसमें जब A क्रॉस B निकाल लेना तो A डॉट A क्रॉस B निकालना है और वो 0 आना चाहिए, तो परपेंडिकुलर हो जाएगा। सिमिलरली सेकंड पार्ट में B डॉट A क्रॉस B 0 आना चाहिए, तो वो भी परपेंडिकुलर हो जाएगा। और A क्रॉस B तो आप पहले ही निकाल चुके होगे। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 हल हुआ है ये भी। क्वेश्चन नंबर 4 में जैसे कोई एक क्वेश्चन पकड़ लेते हैं, सपोज हमने थर्ड पार्ट पकड़ लिया, तो ये फर्स्ट और सेकंड आपके होमवर्क में चले जाएंगे। थर्ड पार्ट में क्या कह रहा था, वो कह रहा है कि आई क्रॉस जे प्लस के, जे क्रॉस के प्लस आई एंड के क्रॉस आई प्लस जे, तो दैट इज अ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ये हो जाएगा आई क्रॉस जे, ये हो जाएगा आई क्रॉस के। इनकी जगह मत चेंज करना, जैसे आई का क्रॉस प्रोडक्ट के में कर रहे हो तो आई के ही होगा, के आई नहीं हो जाएगा। ठीक है ना, ध्यान रखना है इसका। जे क्रॉस के प्लस जे क्रॉस आई प्लस के क्रॉस आई और प्लस के क्रॉस जे। अब देखो, और या तो वैल्यू रख लो या डायरेक्ट भी कैंसिल हो रहे हैं। ये आई क्रॉस जे, ये आई क्रॉस के, ये जे क्रॉस के, लास्ट वाले बदल दो। ये आई जे क्रॉस आई था, सीधा कर लो आई क्रॉस जे, ये सीधा कर लो आई क्रॉस के, माइनस होता जाएगा, ये सीधा कर लो जे क्रॉस के, कैंसिल आउट हो जाएंगे सारे, आंसर आ जाएगा 0। ठीक, तो ये इस तरीके से हो गया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इसके बाद बोला है कि क्वेश्चन नंबर 5 में, हाँ अब ये जो बोला हुआ है इससे मुझे एक चीज़ याद आई जो इसमें अभी मेंशन नहीं हो पाई थी, और हम इसको नोट में यहाँ पे मेंशन कर दे रहे हैं। देखो समझना ज़रा, बढ़िया क्वेश्चन है, इसके ऊपर एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा भी। ठीक है, इन्होंने बोला इफ़ ए एंड बी एनी टू वेक्टर्स in a plane and angle between them is theta and n cap is the unit vector perpendicular to the plane, then n cap is, तो n cap क्या होगा? तो आपको मैं बता दूं, ध्यान से समझना, ये आपका एक वेक्टर है ए, ठीक है, ये आपका एक वेक्टर है बी, दोनों के बीच में एंगल हो गया थीटा और इन पर प्लेन के परपेंडिकुलर हो गया एन कैप। तो कई बार पूछा जाता है कि ये जो एन कैप है ये डिफ़ाइन क्या कर रहा है, तो ये डिफ़ाइन कर रहा है ए और बी की डायरेक्शन को, मतलब उनकी प्लेन की डायरेक्शन को, कि इस प्लेन में जो भी वेक्टर होंगे उन सब के परपेंडिकुलर एन कैप होगा, यानी कि एन कैप जो है वो ए क्रॉस बी की डायरेक्शन को शो कर रहा है। ठीक, तो यहाँ से अब आप सोचिए कि जब एन कैप है वो ए क्रॉस बी की डायरेक्शन को शो कर रहा है, इसका मतलब हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि एन वेक्टर जो होगा, एन वेक्टर यूनिट वेक्टर नहीं, वो ए क्रॉस बी के इक्वल होगा। ये याद रखना, जो आपका ये बहुत काम आएगा जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में प्लेन वगैरह के बारे में पढ़ते हो, तब ये बहुत काम आता है। ठीक है, एन वेक्टर जो है वो ए क्रॉस बी के इक्वल है। ठीक, तो अब यहीं से हम सोचते हैं, ज़रा ध्यान लगाते हैं कि आपने पढ़ा था कि कोई भी वेक्टर में दो चीज़ें होती हैं, जैसे ए वेक्टर है तो उसमें दो चीज़ें होंगी, एक उसका मैग्नीट्यूड होगा, एक उसकी डायरेक्शन होगी।
देन तो अब ज़रा सोचिए, अगर ए क्रॉस बी आपके पास एक वेक्टर है और उसमें उसके मैग्नीट्यूड का डिवाइड कर दिया जाए तो क्या मिलेगा, एन कैप मिलेगा। क्यों? क्योंकि दे आर इक्वल टू ईच अदर। अब इस पे एक क्वेश्चन आईआईटी मेंस में पूछा गया था, जिसको मैं बता देता हूँ आपको क्या था वो। देखो, इफ ए एंड बी lies in a plane P and C and D lies in another plane Q, and A cross B cross C cross D equals to 0, then find the what is the angle between P and Q planes। अब देखने में तो ये बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन है, क्योंकि आईआईटी मेंस में पूछा गया है। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में। तो अब अगर आपको ये चीज़ पता है तो इसका आंसर बहुत आसानी से हम निकाल सकते हैं, कुछ करना नहीं था खास। देखो, हमारे पास एक प्लेन है P, जिसमें आपके दो वेक्टर पड़े हुए हैं A और B, और एक वेक्टर है आपके, एक दूसरा प्लेन है आपके पास Q, जिसमें पड़ा है C और D। ठीक, दो वेक्टर, अब ये दो प्लेन हो गए। अब उन्होंने बोला, अब एक कंडीशन हमारे पास गिवन है, A क्रॉस B क्रॉस C क्रॉस D इक्वल्स टू 0, जिसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ। अब अगर आपको सारी चीज़ें पता हैं तो चीज़ें अपने आप निकल के आएंगी। देखो, यहाँ पे क्या होगा कि ये जो प्लेन है जिसमें ए बी पड़ा हुआ है, उसके परपेंडिकुलर एक एन वेक्टर होगा, n1 मान लेते हैं, और यहाँ पर भी एक n वेक्टर होगा n2, जो सी और डी प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। तो इसको मैं n1 वेक्टर लिख देता हूँ, इसको n2 वेक्टर लिख देता हूँ बाय द लॉजिक ऑफ दिस। ठीक, वेक्टर, यूनिट वेक्टर नहीं, वेक्टर। ठीक है, क्योंकि वो वेक्टर ही है ए क्रॉस बी। ठीक, तो अब इस हिसाब से दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट अगर 0 हो जाएगा तो हम लिख देंगे देन n1 इज पैरेलल टू n2। और n1 n2 के पैरेलल अगर हमारे पास कंडीशन आ जाती है कि n1 n2 के पैरेलल है, तो इसका मतलब है देन प्लेन्स आर पैरेलल टू ईच अदर, मतलब उनके बीच में एंगल, सो द एंगल बिटवीन द प्लेन्स इज 0, क्योंकि दे आर पैरेलल टू ईच अदर। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से होना था। तो ये लॉजिक आपको क्लियर होना चाहिए। अब इसी के बेस पे यहाँ क्वेश्चन इन्होंने दिया हुआ है। यहाँ केवल ये नहीं होता भाई कि चीज़ों को सिर्फ पढ़ना है, समझना भी पड़ता है कि आपको ये चीज़ अपने माइंड में क्लियर भी रखनी पड़ती है कि हम उसे अप्लाई कैसे करेंगे, क्योंकि वही वो क्वेश्चन पूछ रहा होगा, ऐसे ही क्वेश्चन, और फिर वो टफ लग जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? क्वेश्चन 5 कह रहा है कि आप पहले एक पार्ट बता देता हूँ मैं। ए वेक्टर है आपके पास 3i प्लस जे माइनस 2k, और एक वेक्टर है बी जो है 2i प्लस 3j माइनस के। इन्होंने बोला कि फाइंड द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ। तो लेट एन कैप बी द यूनिट वेक्टर perpendicular to the plane in which A and B lies। तो हम निकालेंगे A क्रॉस B, I J K, यहाँ आ गया 3, यहाँ आ गया 1 माइनस 2, यहाँ पे आ गया 2 3 माइनस 1, कैलकुलेट, ये हो गया -1 माइनस माइनस प्लस 6, जे का हो गया -3 माइनस माइनस प्लस 4, के का हो गया 9 माइनस 2, ये हो गया 5i
ये हो गया -j, ये हो गया 7k। अब आप निकाल लेंगे इसका मैग्नीट्यूड ijk। यहाँ आ गया आपके पास, अरे ijk क्यों, हम तो मैग्नीट्यूड निकालते हैं ना, तो मैग्नीट्यूड तो अब डायरेक्ट ही हो गया, √5² -1² 7²। ये हो गया 25 + 1 + 49 √75। ये हो गया आपके पास 5√3। तो देन n कैप इक्वल टू a क्रॉस b अपॉन मॉड ऑफ a क्रॉस b। ये आ जाएगा 5i - j + 7k अपॉन 5√3। दैट इज़ योर यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन इन विच a एंड b लाइज। इस तरीके से क्वेश्चन हो गया। तो इसके बाकी के पार्ट भी अब ऐसे ही होंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 6, ये भी सेम है, होमवर्क। फिर आ जाओ 7, हिंट दे दे रहे हैं, होमवर्क रहेगा ये भी। 7 में बोला हुआ है कि फाइंड ए वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 6 विच इज़ परपेंडिकुलर टू बोथ द वेक्टर्स। तो आप क्या करोगे, लेट P बी ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन in which A and B lies and P वेक्टर इक्वल टू हो जाएगा 6n कैप, क्योंकि उन्होंने बोला हुआ है यहाँ पे कि फाइंड द वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 6, तो मैग्नीट्यूड 6 हो गया विच इज़ परपेंडिकुलर टू बोथ द वेक्टर्स A एंड B। तो A एंड B के परपेंडिकुलर n कैप हो गया, n कैप का मल्टीप्लाई करोगे वेक्टर बन जाएगा। तो ये होमवर्क हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 होमवर्क हो गया, सेम मैथ क्वेश्चन है 7 के जैसा। फिर इसके बाद जो सिंपल हैं वो देख लेते हैं, बाकी के तो जो रह जाएंगे वो कल वीडियो में बन जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 13 होमवर्क, इसमें तुमसे बोला हुआ है कि पैरेलल है, पी की वैल्यू निकालो, मतलब इनका क्रॉस प्रोडक्ट 0 कर देना, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 होमवर्क में डाल दो, क्योंकि ये आपको वेरीफाई करना है कि B + C निकालोगे 14 में और उसका क्रॉस प्रोडक्ट A के साथ ले लोगे विच इज़ LHS, एंड राइट में A क्रॉस B निकालोगे, A क्रॉस C निकालोगे, दोनों को ऐड कर दोगे, दोनों इक्वल आने चाहिए, ठीक। तो ये हो जाएगा आराम से। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 बोला है 3 पॉइंट कोलिनियर हैं, तीनों के आपको दिए पोजीशन वेक्टर, तो आप ए बी और बी सी निकालेंगे और उनका क्रॉस प्रोडक्ट 0 दिखा देंगे, क्वेश्चन नंबर 20 हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन 24, इसमें आपको ए दिया है, बी दिया है और बी क्रॉस 2a निकालना है। तो तरीका याद है कि अब आप ऐसा मत करना कि 2a निकालो फिर b का मल्टीप्लाई करो, कर सकते हो, लेकिन सिंपल क्या रहेगा कि b क्रॉस a निकालो, उसमें 2 का मल्टीप्लाई करके उसका मैग्नीट्यूड निकाल लो, क्योंकि बताया था तीनों इक्वल होते हैं आपस में, कि अगर b क्रॉस 2a पूछा जाए, 2a क्रॉस b पूछा जाए या 2 × a क्रॉस b पूछा जाए तो तीनों इक्वल होंगे, तो सिंपल वे से जाएंगे अपन। तो क्वेश्चन नंबर 24 आपको कर लेना है। एंड क्वेश्चन नंबर 26, इसमें आपको ए मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी दिया है, ए क्रॉस बी दिया है, तो ए क्रॉस बी का भी हम 26 वाले में मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे। तीनों आ गए। अब मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी इक्वल टू हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा एन कैप मैग्नीट्यूड, वो 1 हो जाएगा, तो मतलब केवल इतना ही बचेगा। अब यहाँ से देखो ये गिवन है, ये गिवन है, ये गिवन है, तो साइन थीटा से थीटा की वैल्यू निकल आएगी। क्वेश्चन नंबर 26 हो गया, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपको होमवर्क आज निपटाने हैं। जो रह गए हैं क्वेश्चन वो अपन कल वाले वीडियो में एंड कर देंगे, एंड फिर हम फंडामेंटल्स ऑफ 3D पढ़ेंगे, ठीक है। कुछ पॉइंट्स हैं वो बताऊंगा मैं, एंड देन एक्सरसाइज। उसके बाद अपना आ जाएगा स्ट्रेट लाइन, और उसमें भी 2 वीडियो में वो स्ट्रेट लाइन भी डन हो जाएगा, क्योंकि फॉर्मूले एक्स्ट्रा कुछ करना ही नहीं है, हम सारा खेल वेक्टर से ही समझेंगे, इसीलिए वेक्टर को डिटेल में समझाया गया, ठीक है। चलिए इसको ख़त्म करते हैं, बाय बाय।